इंसान हो या जानवर अपना हैबिटेट वहीं बनाता है जहां उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होती हैं। अगर इंसानों की बात करें तो स्कूल, हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई और रोजगार कुछ ऐसी बेसिक जरूरतें हैं जिनके फुलफिल होने पर ही कोई इंसान कहीं रहता है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि एक ऐसा शहर जहां स्कूल, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट के साधन, फूड एंड वाटर सप्लाई और रोजगार सब कुछ था, मगर इसके बावजूद रातों रात यह शहर पूरा खाली हो गया, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे जिससे यह शहर रातों रात खाली हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शहर था कौन सा, तो आपको बताते चलें, हम बात कर रहे हैं जापान के हाशिमा आइलैंड पर बसे शहर की, जिसे आज घोस्ट सिटी कहा जाता है। चलिए जानते हैं वो वजह जिससे बसा बसाया शहर वीरान हो गया। वेल सेटल्ड यह शहर रातों रात घोस्ट सिटी कैसे बन गया, जानने से पहले आपको इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। यह शहर जापान के एक छोटे से आइलैंड जिसका नाम हाशिमा है उस पर बना था, जो आज दूर से देखने पर किसी बैटल शिप के जैसा लगता है। पर यह बैटल शिप नहीं बल्कि एक ऐसा शहर है जो आज बिल्कुल वीरान पड़ा है। यह आइलैंड जापान की नागासाकी सिटी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चीन सी में मौजूद है। एक टाइम पर यह दुनिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड शहर हुआ करता था। कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अपार्टमेंट यहाँ आज भी मौजूद हैं, मगर उनकी हालत इतनी खस्ता है कि कोई वहां जा भी नहीं सकता। पर कमाल की बात तो ये है कि इन अपार्टमेंट में आज भी वैसे के वैसे सामान पड़ा है जैसा एक सेटल्ड फैमिली में होता है, जैसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ रहने वाले लोग इन्हें ऐसा का ऐसा छोड़कर चले गए थे। सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर क्यों यहाँ रहने वाले हजारों लोगों में से आज एक भी यहाँ मौजूद नहीं है, और आखिर क्या राज छुपा है इस शहर में कि 35 से भी ज्यादा सालों तक जापान ने यहाँ टूरिस्ट तक को आने नहीं दिया। जापान एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ 500 से ज्यादा आइलैंड मौजूद हैं। यहाँ के मोस्टली आइलैंड में आज ना कोई आबादी है ना पहले कभी थी। पर हाशिमा की कहानी एकदम अलग है, क्योंकि भले ही यहाँ आज आबादी नहीं है, पर एक टाइम ऐसा था जब यह मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी हुआ करता था। वैसे जहाँ जापान के बाकी के आइलैंड काफी हरे भरे हैं, उनकी तुलना में हाशिमा आइलैंड पर हरियाली कम ही देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बड़े से पत्थर के उभार से यह आइलैंड बना है, जहाँ प्लांटेशन ना के बराबर है। आज इसे घोस्ट सिटी कहते हैं, लेकिन एक टाइम था जब जापान की इकोनॉमी में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। यह दौर था 1800 ईस्वी का, जब कोयले के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन इसी समय ताकासाकी आइलैंड पर लोगों को कोयले के छोटे टुकड़े दिखाई दिए, जिसे जलाकर हीट प्रोड्यूस होती थी। पहले तो उन्हें इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जल्द ही उन्हें इसकी खासियत पता चल गई। वे इन टुकड़ों को इकट्ठा करके अपने घरों को गर्म रखने लगे और अपनी अदर एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते थे। ऐसे ही यह टाइम गुजरता गया। अब 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था और इसी समय अमेरिका भी वर्ल्ड मैप पर उभर रहा था। असल में ये वही दौर था जब स्टीम से चलने वाले इंजन को कोयले से रिप्लेस किया जा रहा था। वर्ल्ड की सुपर पावर ब्रिटेन और यूएसए अपने स्टीम शिप्स को कोयले से बदल रहे थे। उनके शिप जाकर नागासाकी पोर्ट पर रुकते थे और वहां उनकी रिफ्यूलिंग की जाती थी, इसलिए जापान में कोयले की डिमांड बढ़ने लगी। ताकासाकी आइलैंड नागासाकी से थोड़ी ही दूर था। कोयले की डिमांड बढ़ने पर इस जमीन से खोदकर कोयला निकाला जाने लगा और देखते ही देखते ताकासाकी आइलैंड से कोयला खत्म हो गया। लेकिन अब तक पूरी दुनिया को कोयले की इम्पोर्टेंस समझ आ चुकी थी, इसलिए जापान के लोगों ने भी आसपास के आइलैंड पर जाकर कोयले की खोज शुरू कर दी और फिर उन्हें कोयले का खजाना मिल गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाशिमा आइलैंड की। जल्द ही कोयले के मामले में यह जापान का फेवरेट स्पॉट बन गया। यह आइलैंड जितनी तेजी से जापान का फेवरेट बना था, जापान ने उतनी ही तेजी से इसे भुला भी दिया। तभी तो अब ना कोई इसके बारे में बात करता है और न ही जानना चाहता है। असल में जब कोयले की खोज हुई थी तो हाशिमा आइलैंड से 1,65,00,000 टन से ज्यादा कोयला निकाला गया था। यह कोयला कितना होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इससे पूरे भारत में 1 महीने तक बिजली सप्लाई हो सकती है। इस समय तक कोयला निकालने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया गया था। अभी भी मैनुअली कोयला निकाला जाता था। कोल की डिमांड ज्यादा थी और हाथों से कोयला एक लिमिट क्वांटिटी में ही निकल पाता था, इसलिए मित्सुबिशी नाम की एक शिपिंग कंपनी ने हाशिमा आइलैंड को खरीद लिया। अब इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोल माइन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके लिए इन्हें ज्यादा जरूरत मजदूरों की थी, जबकि हाशिमा था बिल्कुल बंजर, क्योंकि यहाँ ना कोई घर था ना ठिकाना। जबकि मजदूरों की कुछ बेसिक नीड होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए एक सिटी एंड मार्केट की जरूरत थी। इस तरह हाशिमा का कोयले की खान से एक शहर बनने का सफर शुरू हो गया।
मित्सुबिशी कंपनी ने यहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े कर दिए जिसमें बेसिक नीड रिलेटेड सब कुछ मौजूद था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस आइलैंड को समुद्री लहरों से बचाया जाना भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने आइलैंड के चारों तरफ सी वॉल खड़ी कर दी ताकि समुद्री लहरों से इसे बचाया जा सके। ये दीवारें ही वो वजह है जिससे यह आज एक बैटल शिप के जैसा नजर आता है। 1916 तक यहाँ 3000 वर्कर रहने आ चुके थे जो हर दिन 150 टन से ज्यादा कोयला जमीन से निकालते थे। मगर जैसा कि हमने बताया कि ये आइलैंड एक बड़ा पत्थर है जो उभर कर आइलैंड बना है, इसलिए यहाँ पर कोयला तो बहुत था मगर जगह कम थी। इस कारण यहाँ रहने वाले मजदूर बहुत ही बुरी हालत में यहाँ रहते थे। यहाँ पर कंक्रीट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने लगे ताकि वर्कर्स अपने साथ फैमिली को ले आएं और पूरे मन से काम करने लगे। इस शहर में जापान की सबसे बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग बनाई जा चुकी थी, मगर अब भी मजदूर ज्यादा थे और अपार्टमेंट कम। लेकिन फिर भी हाशिमा आइलैंड पर वर्कर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। इसके अलावा मजदूरों की फैमिली आ जाने से यहाँ उनके बच्चों की बेसिक नीड्स भी बढ़ने लगी। जहाँ 1941 में 1,10,000 टन तक कोयले की प्रोडक्शन बढ़ चुकी थी। यहाँ पर कोयले की प्रोडक्शन और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही थी। यह पूरा आइलैंड केवल 15.5 एकड़ का ही है, जबकि 1959 तक यहाँ 52,000 लोग रहते थे। अगर पॉपुलेशन को एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ 1 एकड़ जमीन में 335 लोग रहते थे। पूरी दुनिया में कहीं भी इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं था जितना यह आइलैंड बन चुका था। इस आइलैंड पर वर्कर्स बहुत ही बुरी कंडीशन में रहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हाशिमा में जितने भी कोल माइन थी वे सब जमीन से 1 किलोमीटर नीचे खोदकर बनाई गई थी, जहाँ 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 95% ह्यूमिडिटी मौजूद थी। इसलिए एक तो उनका काम ही इतना खतरनाक होता था, और अगर इनके रहने की बात की जाए तो एक छोटे से कमरे में 3 वर्कर्स को रहना पड़ता था। कुछ रिपोर्ट से पता चला कि जहाँ 3 मजदूर रहते थे वहाँ सोने की जगह तो 2 ही लोगों की थी, तीसरे को कबर्ड के अंदर सोना पड़ता था। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यह मजदूर कितनी बुरी सिचुएशन में रहते थे। यहाँ रहना और काम करना दोनों ही खतरनाक था, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स की जान भी जा चुकी थी। आज भले ही जापान मानवाधिकारों की दुहाई देता हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यहाँ फोर्सफुली बंधुआ मजदूरी तक कराई जाती थी। जापानी फोर्स अलग अलग देशों से गुलामों को लेकर आते थे और जबरदस्ती उनसे हार्श कंडीशन में काम करवाते थे। तभी तो आज भी दुनिया में जापान को फोर्सफुली लेबर के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। यही वजह है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की खतरनाक हार हुई और हर जगह उन्हें फोर्सफुली लेबर के लिए क्रिटिसाइज किया जाने लगा, तो अपनी छवि सुधारने के लिए जापान ने हाशिमा आइलैंड पर वर्कर्स के लिए कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई, जिनमें स्कूल, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट पॉइंट भी शामिल थे। इतना ही नहीं, जापान ने मजदूरों के लिए इन सारी फैसिलिटीज को बिल्कुल फ्री रखा था। साथ ही जहाँ पहले हाशिमा आइलैंड पर पीने का पानी मेन जापानी लैंड से लाया जाता था, लेकिन फिर जापानी सरकार ने यहाँ पर पाइपलाइन लगवा दी ताकि मजदूरों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ऐसे ही हाशिमा आइलैंड सालों तक कोयला प्रोड्यूस करके जापानी इकोनॉमी में बेहतरीन कंट्रीब्यूट करता रहा। मगर फिर वह दौर आया जब एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिव हो गए। लोगों को समझ आ गया कि पर्यावरण के लिए कोयला किसी शहर से कम नहीं है। अब धीरे धीरे वर्ल्ड कोयले से तेल की तरफ आने लगा और जल्द ही ऑयल ने कोयले को रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी कोयले के प्राइस घटने लगे और माइनिंग कम होने लगी। जब पूरी दुनिया में कोयले का ये हाल था तो हाशिमा कैसे बच सकता था? और वैसे भी हाशिमा आइलैंड पर तो कोयले की माइनिंग करना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ पर काफी हार्श कंडीशन में मजदूर कोयला निकालते थे। यहाँ की हार्श क्लाइमेट तो थी ही, लेकिन साथ ही यहाँ बार बार आने वाले समुद्री तूफान सी वॉल को तोड़कर अंदर तक घुस आते थे, जिससे कंपनी को इन्हें हर बार रिपेयर करना पड़ता था। मित्सुबिशी इस आइलैंड पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहती थी, इसलिए 1970 में उन्होंने 2000 से भी ज्यादा वर्कर्स को यहाँ से निकाल दिया। लेकिन फिर भी जब उन्हें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई नहीं दिया तो 15 जनवरी 1974 में मित्सुबिशी ने ऑफिशियली हाशिमा आइलैंड की कोल माइन को बंद कर दिया। जो लोग यहाँ रहते थे वे इसी कोल माइन के भरोसे ही यहाँ आए थे। उनके पास यही मात्र एक रोजगार था। इसलिए जब कोल माइन को बंद किया गया तो हजारों मजदूरों ने रातों रात यह शहर छोड़ दिया। यही वजह है कि आज भी यहाँ अपार्टमेंट ऐसे के ऐसे ही मौजूद हैं, जबकि एक भी इंसान यहाँ नजर नहीं आता। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस काम के भरोसे वे लोग यहाँ आए थे वही बंद हो गया था, इसलिए लोगों के पास यहाँ रुकने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। यही वजह कि इसे आज भी भूला हुआ आइलैंड कहा जाता है। वैसे मित्सुबिशी ने कोल माइन तो बंद कर दी और लोग भी यहाँ से चले गए, मगर जापान ने 35 साल से भी ज्यादा टाइम तक किसी को यहाँ जाने नहीं दिया। यहाँ ना तो कोई टूरिस्ट जा पाता था और न ही कोई जापानी इंसान। अगर कोई यहाँ जाता था तो उसे सजा तक दी जाती थी। दुनिया का कहना है कि जापानी सरकार फोर्सफुली कोयला मजदूरों के साथ की गई अपनी काली करतूत को छुपाने के लिए इस आइलैंड पर किसी को जाने नहीं देते। लेकिन जापानी सरकार का कहना है कि आइलैंड पर चोरी रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया है।
पर 21वीं सदी में जब एक बार फिर इस घोस्ट टाउन को डिस्कवर किया गया तो यह काफी फेमस हो गया। इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 2005 में जापानी सरकार ने हाशिमा आइलैंड को टूरिस्ट के लिए ऑफिशियली खोल दिया। वैसे यहाँ पर कई बार सरकार ने दोबारा से कंस्ट्रक्शन की कोशिश भी की, लेकिन यहाँ मौजूद कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट पूरी तरह से खराब हो चुका है। साथ ही यहाँ पर क्लाइमेट भी काफी हर्ष पाई जाती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। अब तक यहाँ केवल थोड़े से हिस्से को ही रिपेयर किया गया है और वहीं तक टूरिस्ट को जाने की मंजूरी मिली है। बाकी का हिस्सा कभी भी मिट्टी में मिल सकता है, इसलिए जापानी सरकार पूरे आइलैंड पर लोगों को नहीं जाने देती। तो ये थी कहानी एक शहर की जो रातों रात खाली हो गया था। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सच में जापानी सरकार ने 35 सालों तक लोगों को इस शहर से इसलिए दूर रखा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि फोर्स लेबर की उसकी करतूतें सबके सामने आए? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।